गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर शुरू से ही संविधान को पढ़ाया जाए, और इसीलिए मैं आज आपके सामने बिल्कुल नए सिरे से और एक संविधान निर्माण की प्रक्रिया से आज अपन संविधान का अध्ययन करेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि हमारे जानकारियां जो हैं वो अधिक से अधिक आप तक पहुंच सके। और अपने पेन कॉफी लेकर के बैठ जाइए। जो भी नई चीजें आपको देखने को मिले उनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो शुरू करते हैं अपन लोग। पॉलिटी में संविधान जो है, इस संविधान की यदि बात करें तो भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है एक लंबे समय से ये चल रही है। और आप याद रखना, संविधान की यदि बात की जाए तो भारत में संविधान के निर्माण की जो मांग है 1895 से चल रही थी। वो एक अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद में औपचारिक मांग की थी एम एन रॉय ने। और अपन उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसको पढ़ते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको दो चरणों में अपन पढ़ते हैं। पहले चरण की यदि बात की जाए तो अनौपचारिक, और अनौपचारिक रूप से इसकी पहली बार मांग हुई थी। और अनौपचारिक रूप से इसकी पहली बार मांग हुई थी 1895 में। 1895 में स्वराज पत्रिका, और स्वराज पत्रिका के माध्यम से इसकी मांग की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा आप याद रखना विशेष रूप से कि 1895 में पहली बार में स्वराज पत्रिका के माध्यम से अनौपचारिक रूप से इसकी मांग की गई। और साथ में आपको याद रखना है कि संविधान के गठन के साथ साथ, संविधान सभा के गठन के साथ साथ इन्होंने मांग की थी कि मूल अधिकारों को भी हमें प्रोवाइड किया जाए। तो आप ध्यान रखना कि सबसे पहले 1895 के अंतर्गत ऐसा बताया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने औपचारिक रूप से हमारे यहाँ पर मांग की थी, किसकी? संविधान की। इसके बाद में मित्रों आपको पता होगा समय गुजरता गया और 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अपनी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, और यंग इंडिया नामक पत्रिका के अंतर्गत इन्होंने फिर से मांग की। और यंग इंडिया नामक पत्रिका में इन्होंने ये लिखा था कि भारत का जो संविधान बनेगा उसका निर्माण स्वयं भारत की जनता करेगी। अर्थात इन्होंने ये कहा था कि संविधान जो होगा वो भारतीय जनता के मस्तिष्क का एक दर्पण होगा। उसमें जितने भी प्रावधान होंगे वो स्वयं भारत की जनता करेगी। इन्होंने जब ये कहा था तो इनके बाद में भारत में एक व्यक्ति था भारत सचिव के पद पर, और भारत सचिव के पद पर जो व्यक्ति हुए थे उनका नाम था लॉर्ड वर्केन हेड। और इन्होंने एक औपचारिक रूप से एक चुनौतीपूर्ण कहावत कही थी कि भारतीय जनता जो है वो कभी भी संविधान जैसी एक विधि का निर्माण नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता इतने बुद्धिजीवी नहीं है कि वो संविधान जैसी एक विधि या कानून या प्रश्नावली या शब्दावली का चयन कर सके। तो इनकी इस उपहासपूर्ण चुनौती को स्वीकार करते हुए आपको मालूम होना चाहिए 1924 के अंतर्गत 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने भी संविधान के निर्माण की मांग की। इनकी जब उपहासपूर्ण चुनौती को देखा गया तो लॉर्ड बर्केन हेड ने जो चुनौती दी थी इसको स्वीकार करते हुए 1928 में पहली बार मोतीलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान का प्रारूप मात्र 3 दिन में तैयार कर दिया था।
और 3 दिन में इसे तैयार करके, आपको पता होगा 1928 में एक पढ़ी होगी आपने नेहरू रिपोर्ट, और 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस 1928 की नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अर्थात भारतीय संविधान का कच्चा चित्र जो माना जाता है, वो किसको मानते हैं? 1928 में। और 1928 की जो रिपोर्ट थी, जिसे अपन कहते हैं नेहरू रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट हो गई? नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो इसे आप विशेष रूप से याद रखना, भारतीय संविधान का क्या कहते हैं मित्रों? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और ब्लूप्रिंट इसको जो कहा था, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, इस 1928 की नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा था। तो यहां तक जो ये मांगे चली हैं, ये मांगे एक प्रकार से अनौपचारिक मांगे थी। इसके बाद में भारतीय संविधान की पहली औपचारिक अगर मांग की बात की जाए, तो औपचारिक जो मांग हुई थी, ये हुई थी मित्रों 1934 में। और 1934 में औपचारिक मांग की थी पहली बार एम एन रॉय ने। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा पहली बार मांग की गई औपचारिक रूप से कि संविधान का निर्माण किया जाए। यहां तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद में भारतीय संविधान की मांग को आम जनता तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की मांग को आम नागरिकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप याद रखना, इस मांग को आम नागरिकों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन होगा, वो भारत के वयस्क नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। और आप इस चीज को एक बात विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि वयस्क मत अधिकार का जो उल्लेख है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 326 के अंतर्गत दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत भारत में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। और मित्रों, साथ में ये भी ध्यान रखना कि प्रारंभ में भारत में वयस्कता की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। बाद में इसे घटा करके किया गया 18 वर्ष। और आपने पढ़ा होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में मतदान की आयु घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18। और इस समय यदि पूछा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी जी। कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग बाद में इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान करवाया था, इसकी पहली बार मांग किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। और आप इस चीज को ध्यान रखें कि प्रारंभ में भारत में वयस्कता की जो उम्र थी वो 18 वर्ष थी, और बाद में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे घटा करके किया गया 18 वर्ष। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुए करते थे राजीव गांधी जी। इसके बाद में मित्रों ये जरूर ध्यान रखें, यहां तक ये मांग चल रही थी भारतीयों के द्वारा। फिर कुछ ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों के अपेक्षा में कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए। और आपको पता होगा 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव की यदि बात की जाए तो इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की जो बात थी उसको स्वीकार किया था। अब विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखना, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और उसमें यह पूछा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात को कब स्वीकार किया? तो 1940 के कौन से प्रस्ताव थे? अगस्त प्रस्ताव। लेकिन 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव थे, ये भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे। इसके बाद में फिर 1942
और 1942 में एक प्रस्ताव और आए थे जिनको अपन कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। और 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पे। 1942 के जो क्रिप्स प्रस्ताव हुए थे, इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया था और साथ में ये कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण 1939 से और 1945 के बीच में हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि सेकंड विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा और इसमें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया गया, जबकि इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन ये दोनों प्रस्ताव जो थे, ये दोनों प्रस्ताव असफल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हालांकि धीरे धीरे समय निकला और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी ऐसा बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए कोई अपनी ओर से प्रयास नहीं किए। लेकिन समय ऐसा बताता है कि वहां पर चुनाव होते हैं और चुनाव होकर के एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल जो थे, उन विंस्टन चर्चिल की यदि बात की जाए तो वो ऐसा बताया जाता है कि संविधान सभा के निर्माण की बात को लेकर के बड़े उत्साहित थे और उन्होंने जब अपने चुनावों में सफलता प्राप्त की और प्रधानमंत्री जब वो बन जाते हैं तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल से 3 प्रमुख व्यक्तियों को भारत भेजा था और उन तीनों प्रमुख व्यक्तियों को अपन क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। लेकिन उससे पहले एक बार आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले भारत में संविधान निर्माण की जो मांग थी उसको अनौपचारिक रूप से किसने मांगा था? स्वराज विधेयक पत्रिका में या स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को रखा और ये मांग हुई थी 1800 कितने में, 95 में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, और यंग इंडिया नामक पत्रिका में ये कहा था कि भारत ये संविधान का निर्माण जो होगा वो स्वयं भारत की जनता करेगी, अर्थात संविधान भारतीय जनता के मस्तिष्क का दर्पण होगा। इस बात को सुनकर के भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने एक उपहासपूर्ण चुनौती कही थी कि भारतीय जनता इतने बुद्धिजीवी नहीं है कि वो संविधान जैसी एक संस्था का गठन कर सके। तो इस उपहासपूर्ण चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने हालांकि मांग 1924 में रखी, लेकिन 1928 में इनका प्रति उत्तर देते हुए बर्केनहेड ने जो कहा था उसका जवाब देते हुए 3 दिन में, मात्र 3 दिन के अंतर्गत इन्होंने संविधान का प्रारूप बना दिया और उसे पेश किया, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। और इस 1928 की नेहरू रिपोर्ट को आपने पढ़ा होगा, ब्लू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। और इसे ब्लू प्रिंट जो कहा था वो कहा था आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यहां तक ये प्रक्रिया जो चल रही थी एक अनौपचारिक मांग थी। इसके बाद में मित्रों आप ध्यान रखना कि पहली बार औपचारिक रूप से मांग हुई थी 1934 में, और 1934 में मांग करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपके एम.एन. रॉय। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, इस भारतीय संविधान सभा का गठन जो होगा एक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। और आप साथ में ये भी ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था कि भारत की जो जनता होगी, ये भारत की जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका संविधान सभा का गठन करेगी और आम नागरिकों तक संविधान सभा की मांग को पहुंचाने वाले व्यक्ति जो हुए थे वो कौन हुए थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आए और उन अगस्त प्रस्तावों में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया, लेकिन वो प्रस्ताव असफल रहे। इसके बाद में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आए और क्रिप्स प्रस्तावों में भी ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से ये कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन परिस्थितिवश वो
ब्रिटिश सरकार के प्रयास जो थे वो सारे असफल हो गए और 1946 में इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और उन चुनावों के दौरान एक सरकार सामने आती है जिसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल की यदि बात की जाए तो विंस्टन चर्चिल जी ने अपना जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था, अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में से 3 प्रमुख व्यक्तियों को भारत के संविधान निर्माण करने के लिए नियुक्त किया था। उन तीनों व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो उन तीनों व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मंत्री थे इसलिए इसका नाम पड़ गया कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में 3 प्रमुख व्यक्ति थे जिसको हम पास इस प्रकार से याद रखेंगे। पी से आपके बनेगा पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। एक था आपके एबी अलेक जेंडर और एक थे आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई गई। आपको इन तीनों नामों को इस तरीके से याद रखना होगा जैसे मैंने इधर ये शब्द लिखा है पास वाला। पी से आपको बनाना है पैथिक लॉरेंस, ए से आपको बनाना है एबी अलेक्जेंडर और आपके जो एस है इससे बनाना है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सर पैथिक लॉरेंस को। सर पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव के पद पर हुआ करते थे। किस पर थे? भारत सचिव। एबी अलेक्जेंडर जी की यदि बात करें तो ये उस समय नेवी मंत्री थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये एक प्रकार से व्यापार मंत्री हुआ करते थे। तो आप याद रखना कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था, भारतीय संविधान सभा का गठन करने के लिए जो योजना बनी, जो प्लान बना, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हुआ करते थे? 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस इसको अध्यक्ष बने और सर पैथिक लॉरेंस उस समय किस पद पर हुआ करते थे? भारत सचिव के पद पर। एक इसके सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर जो थे उस समय किस पद पर थे? नेवी मंत्री के पद पर। और स्टेफोर्ड क्रिप्स की यदि बात करें तो ये किसके पद पर हुआ करते थे? व्यापार मंत्री के पद पर। अब वो आपको याद रखना होगा, विशेष रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की यदि बात करें तो ये कैबिनेट मिशन जो था ये 24 मार्च और 1946 के दिन भारत पहुंचा, अर्थात ये दिल्ली पहुंचा था। आप याद रखना 24 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन जो था ये कैबिनेट मिशन कहां पहुंच गए थे? दिल्ली। और इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में सारा कुछ डाटा इन्होंने तैयार किया था कि कितने इसमें सदस्य होंगे, किस प्रकार से इनका चुनाव किया जाएगा, सीटों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि संविधान निर्माण के लिए सबसे पहले जो मिशन बना था उसका नाम था कैबिनेट मिशन। सदस्य आपके सामने तीनों हैं, इन तीनों सदस्यों को आप पास के नाम से याद रखना। P4 बनेगा पैथिक लॉरेंस, ए से बनेगा एबी अलेक्जेंडर और एस से बनेगा स्टेफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं और उस समय किस पद पर हुआ करते थे? भारत सचिव। एबी अलेक्जेंडर थे वो नेवी मंत्री हुआ करते थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो कौन से थे? व्यापार मंत्री। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 के दिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी। आगे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या चीज पेश की है, क्योंकि कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट हमें जरूर ध्यान रखनी होगी कि इसमें किस प्रकार से
शर्तें रखी गई और किस प्रकार से ये कहा गया था कि संविधान का निर्माण किस तरीके से किया जाएगा। तो आप याद रखना, कैबिनेट मिशन जो था, उस कैबिनेट मिशन की कुछ शर्तें हुआ करती थी। इन शर्तों को आप देख लीजिए कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो कैबिनेट मिशन ने ये कहा था कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा, उस संविधान सभा के लिए मूल रूप से जो गठन होगा वो भारत की जनता में से ही किया जाएगा, भारतीय प्रतिनिधियों में से ही किया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि संविधान सभा का गठन जो होगा उसके लिए सदस्य संख्या होगी 300 कितनी 89। 389 जो सदस्य संख्या थी, इस 389 सदस्य संख्या में से इन्होंने स्थान जो थे उनको भी विभाजित कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि 389 जो हैं, इन 389 सीटों की यदि बात की जाए तो 389 सीटों में से इसने ज्यादातर जो सीटें थी वो बांटी थी। उनमें से आपने पढ़ा होगा कि साहब 3 वर्ग बनाए गए। सबसे पहले आप याद रखना, एक वर्ग था जिसका नाम है सामान्य वर्ग, एक वर्ग बनाया जिसका नाम है मुसलमान, और एक वर्ग बनाया था जिसका नाम है सिख। क्या बनाए थे? सिख। इनमें से आप याद रखना 200 और 92, जो 389 सीटें थी, इनमें से 292 सीटें दी थी ब्रिटिश प्रांतों के लिए। कौन से प्रांत हुआ करते थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांतों के अलावा आपको पता होना चाहिए 93 जो सीटें थी ये दी गई थी देसी रियासतों को, अर्थात राजा रजवाड़े। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजा रजवाड़े जो थे, या फिर कह सकें कि राजाओं की जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको दी गई। और 4 सीटें जो थी, ये 4 सीटें मूल रूप से आप याद रखना मित्रों, ये 4 सीट आपको सिखों के लिए दी गई। किनके लिए दी गई? सिख। तो आप याद रखना, सीटों का जब विभाजन होता है तो 200 और 92 सीटें जो थी वो तो आपको याद रखना है किसको गई थी? ब्रिटिश प्रांत के अधिकारियों को। और अगर मूल रूप से देखा जाए तो 4 सीटें राजा रजवाड़ों के लिए थी। सिखों की अपन अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पे ऐसे याद रखना, ये जो थी वो कमिश्नरी क्षेत्र किसके लिए रखी गई है? कमिश्नरी। उस समय भारत में 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, और इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों को आप ऐसे याद कर सकते हो, ए, वी, सी और डी। ए से आपके बनेगा अजमेर, मेरवाड़ा। बी से आपके बनेगा बलूचिस्तान। सी से आपके बनेगा कुर्ग, और डी से बनेगा मित्रों दिल्ली। तो आप याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा जो है ये आपके उस समय हुआ करता था राजस्थान में। बलूचिस्तान आज आपको पता है पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। कुर्ग उस समय हुआ करता था कर्नाटक में, और दिल्ली आपको पता है आज भारत की एक राजधानी के रूप में है। तो आप याद रखना, उस समय कमिश्नरी जो क्षेत्र थे, इन कमिश्नरी क्षेत्रों की यदि बात करें तो ये 4 हुआ करते थे। इन चारों कमिश्नरी क्षेत्रों में से पहला तो आपके था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा आपके था बलूचिस्तान, और तीसरा आपके था कुर्ग या कर्नाटक। कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, और चौथा आपके कौन सा था? दिल्ली। तो इस प्रकार से इन सीटों का विभाजन कर दिया जाता है। इन सीटों का जब विभाजन हो जाता है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि 292 जो सीटें दी गई हैं ब्रिटिश प्रांतों को, इन 292 सीटों को मिला करके, और ऐसा बताते हैं कि 4 सीटें मिला करके, 4 सीट और 292 सीट, इनको मिला करके 296 सीटें हुई थी। और 296 सीटों को तो किया गया था निर्वाचित, और 93 जो सीटें थी इनको किया गया था मनोनीत। तो पहली शर्त आपको याद रखनी होगी कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि संविधान सभा की जो सीट होगी, वो संविधान सभा की सीट कितनी होंगी? 389। 389 में से ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितनी है? 292। देसी रियासतों के लिए कितनी है? 93। और कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए कितनी थी? आपके 4 थी। इस प्रकार से कमिश्नरी क्षेत्र भी आपको याद रखने होंगे।
कि कमिश्नरी क्षेत्र कितने हुआ करते थे साहब? कमिश्नरी क्षेत्र थे आपके 4। चारों को आप एबीसीडी से याद रखना। ए से आपके बनेगा अजमेर मेरबाड़ा, बी से आपके बनेगा बलूचिस्तान, सी से आपके बनेगा कुर्ग और डी से आपके क्या बनेगा? दिल्ली। फिर एक अगली चीज आप याद रखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा, इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव एक दलीय आधार पर किया जाएगा और संविधान सभा के चुनावों के निर्माण के लिए भारत की जनता ही इनका निर्वाचन करेगी। अब आप एक विशेष चीज ध्यान रखना कि संविधान सभा में एक प्रतिनिधि जो था, ये कितने की जनसंख्या पर चुना गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया, क्योंकि ये जो सीटें निर्धारित हुई हैं, ये सीटें उस समय मित्रों जनसंख्या के आधार पर थी। तो जनसंख्या के आधार पर होने के कारण आपको पता होगा कि एक प्रतिनिधि कितने की जनसंख्या पर चुना जा रहा था? 10 लाख पर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आप विशेष रूप से याद रखना कि इनका जो चुनाव हुआ वो कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था। तो इनके सदस्यों के चुनाव में किसने भाग लिया? तो विधानमंडल जो थी, वो राज्य की विधानसभाओं की यदि बात करें तो राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों ने इनके चुनावों में भाग लिया था। और आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और आप इस चीज को याद रखना, एक प्रतिनिधि तो 10 लाख की जनसंख्या पर था, चुनाव इनका किस प्रकार से हुआ है? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। फिर मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों का परिणाम किस प्रकार से था? तो आप याद रखना, संविधान सभा के चुनावों का परिणाम और संविधान सभा के चुनावों के परिणाम की यदि बात करें तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखना कि संविधान सभा के चुनावों का परिणाम जो हुआ वो मूल रूप से आप केवल इतना ध्यान रखना कि 296 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं। इन 296 सीटों में जो चुनाव हुए हैं, इनमें से आप विशेष रूप से याद रखना कि उस समय सबसे बड़ी जो पार्टी हुआ करती थी वो थी कांग्रेस। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिल जाती हैं? 208। इसके बाद में एक थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग जो थी, इस मुस्लिम लीग को सीटें मिली हैं मित्रों कितनी? 73। और आप याद रखना, इसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। निर्दलीय उम्मीदवारों को सीटें मिली हैं कितनी? 8। और क्षेत्रीय दल, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे, वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों में से 7 दलों को भी यहाँ पर सीट प्राप्त हुई थी। तो आप याद रखना, 296 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। मुस्लिम लीग कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस को सीटें मिली हैं 208, मुस्लिम लीग को सीटें मिली हैं 73 और निर्दलीय जो थे उनको सीटें मिली हैं कितनी? 8। और क्षेत्रीय दलों को कितनी मिली थी? 7। ये 7 क्षेत्रीय दलों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा कि 7 जो क्षेत्रीय दल थे वो कौन कौन से थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के चुनावों में निम्न में से कौन से राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया था। अभी केवल आप इसके शुरुआत की चीजों को देख लीजिए। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है। यहां पर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस को वर्चस्व मिला था, इसीलिए आप याद रखना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। व्यक्ति का नाम क्या था? ग्रैनविल ऑस्टिन। और मित्रों, ग्रैनविल ऑस्टिन वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में जीके के पेपर में पूछा गया था कि किस व्यक्ति ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। अब याद रखना, तो यहाँ पर वर्चस्व किसका था? कांग्रेस का। तो इसने फिर कहा था कि संविधान सभा जो है वो एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो इसकी इस कहानी को आप याद रखना कि ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे, इनके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इनको पद्म श्री सम्मान भी मिला है।
इस चीज को ध्यान रखना। ग्रैनविल ऑस्टिन जो विद्वान हुए थे, इनको पद्मश्री सम्मान भी मिला था। इनका कोटेशन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और एक चीज और सुनिएगा, जब इनका परिणाम निकल करके आ जाता है, अभी मैं केवल आपको जर्नल सी चीजें पढ़ा रहा हूं, इनको आपको ध्यान रखना होगा विशेष रूप से कि अपन केवल सामान्य परिचय में पढ़ रहे हैं। विशेष क्वेश्चन जो होंगे उनको मैं लास्ट में लेकर के आऊंगा। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दलियों को 8 और क्षेत्रीय दलों को कितने को 7। इस प्रकार से कांग्रेस को जब सीटें मिल गई हैं 208, फिर ऐसा बताते हैं कि संविधान सभा का गठन तो हो गया, और इन संविधान सभा के गठन में विशेष रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि 296 सीटों के लिए तो होते हैं चुनाव, और 93 जो सीटें थी, ये आप याद रखना, देशी रियासतों थी। और देशी रियासतों से जो ये आए थे, उनमें से मनोनीत अगर आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के कितने सदस्य मनोनीत हुए, तो संविधान सभा के कितने सदस्य मनोनीत हुए हैं साहब? 93 सदस्य मनोनीत हुए हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा महिलाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। एससी और एसटी, आपसे कई बार वो पूछेगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी। अब विशेष याद रखना कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई। तो मित्रों, मैं आपको इसको बता देता हूं कि संविधान सभा में जो महिलाएं चुन करके आई वो कितनी थी? 15 थी। कितनी थी? 15। हालांकि संविधान की मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 9 थी, लेकिन चुनकर के कितनी आई थी? 15। और आप याद रखना, इनमें एक मुस्लिम महिला भी थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। और यदि वो कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में आए हैं कि महिलाओं में या संविधान सभा के सदस्यों में जो महिलाएं थी, उनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल। आप याद रखना, बेगम एजाज रसूल थी। एससी के लिए कितने स्थान प्राप्त हुए? तो एससी के लिए स्थान प्राप्त हुए थे कितने? 26। और एसटी को कितने प्राप्त हुए थे साहब? 33। तो आप याद रखना कि संविधान, कुछ मित्र कह रहे हैं कि सर हाँ, संविधान जो था, इस संविधान सभा की यदि बात की जाए तो इसमें महिलाओं का चुनाव बिल्कुल नहीं, 15 ही थी। 15 महिलाएं इसमें चुनकर के आई थी। इनमें एक महिला मुसलमान थी जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। एससी के लिए सदस्यों की संख्या थी 26 और एसटी के कितने थे? 33 थे। अब इसके बाद हालांकि अपन ये भी चर्चा करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, कहां से उनको चुना गया था, लेकिन वो मैं क्वेश्चनों में लेके आऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। इसके बाद में आप ध्यान रखना, हमें डायरेक्ट 2-3 प्रश्न और पूछते हैं वो। और मित्रों, आप याद रखना, एक तो आपसे पूछेगा संविधान जो था, इस संविधान सभा की बैठकें, और एक पूछेगा आपसे कि संविधान सभा और संविधान सभा की अधिवेशन। तो मैं आपको इसको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। देखो, दो तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। यदि वो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें हुई, तो मित्रों, संविधान निर्माण के लिए बैठकें हुई थी कितनी? 165। और डायरेक्ट अगर वो ऐसे पूछता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो कुल बैठकें हुई थी 100 कितनी? 66। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सर 165 166 कैसे है। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान रखना है कि संविधान सभा जो थी, इसके अधिवेशन, संविधान निर्माण की यदि बात करें तो निर्माण हेतु कितने हुए हैं? 11। और वैसे यदि देखा जाए तो इसके कुल जो अधिवेशन हैं, वो कुल अधिवेशन कितने हुए हैं? 12। इसको आप यहीं देख लीजिएगा। आपके संविधान निर्माण का कार्य जो था, वो 26 नवंबर और 1949 के दिन पूर्ण हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण होता है,
तो उस दिन तक ये बैठकें कितनी थी? 165 थी। और उस दिन तक जो अधिवेशन थे, मतलब वही 26 नवंबर 1949 तक। तो इस दिन तक जो अधिवेशन हुए हैं, वो अधिवेशन भी आप याद रखना, अधिवेशन भी कितने हुए थे? 11। लेकिन मित्रों, आपको याद रखना होगा, एक हस्ताक्षर के लिए विशेष बैठक हुई थी, विशेष अधिवेशन हुआ था, और वो था आपके 24 जनवरी और सन 1900 कितने को? 50। और 24 जनवरी 1950 के अधिवेशन और बैठक को यदि शामिल किया जाए, तो आप याद रखना, फिर ये बैठकें 166 हो जाती हैं, और अधिवेशन आपके कितने हो जाते हैं साहब? अधिवेशन आपके हो जाएंगे साहब 12। अब आप ये पूछेंगे कि आपको जवाब क्या देना है, तो सुनिएगा ध्यान से, कि संविधान सभा के कुल बैठकें यदि पूछता है, तो संविधान सभा की कुल बैठक हुई है 166। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन यदि पूछता है, तो संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए हैं 12। और मित्रों, अगर वो निर्माण के लिए पूछता है, बहुत गहरी चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। निर्माण केवल कब तक हुआ था? 26 नवंबर 1949। और उस दिन तक बैठक मात्र कितनी हुई थी? 165। और अधिवेशन कितने हुए थे? 11। लेकिन कुल देकर के, क्योंकि ये भी हुई थी और ये केवल एक विशेष थी जिसमें हस्ताक्षर हुए थे, तो आप इस प्रकार से इसको समझ गए होंगे कि कुल बैठकें यदि पूछता है तो 166, कुल अधिवेशन पूछता है तो 12, और निर्माण के लिए बैठक पूछता है तो 165, और निर्माण के लिए अधिवेशन पूछता है तो कितने होंगे मित्रों? 11 होंगे। फिर इसके बाद में आप ध्यान रखना कि संविधान सभा जो थी वो बनकर के तैयार हो जाती है। अब संविधान सभा की यदि बात करें, तो संविधान सभा बनकर के तैयार तो हो गई, और आप याद रखना, अब संविधान सभा का गठन होता है, गठन होने के बाद इसकी कार्य प्रणाली प्रारंभ होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, वो 9 दिसंबर 1900 कितने को हुई है? 46। और 9 दिसंबर 1946 की ये जो बैठक हुई थी, ये सोमवार के दिन दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। और आप याद रखना, ये प्रातः काल कितने बजे हुई थी? 11 बजे हुई थी। और आपको पता होगा मित्रों, इसी के कारण आज भी हमारी भारतीय जो संसद है, उस भारतीय संसद का जो सत्र प्रारंभ होता है, जो कार्य प्रणाली जो प्रारंभ होती है, वो प्रातः काल कितने बजे प्रारंभ होती है? 11 बजे। और 11 बजे से लेकर के आप याद रखना 12 बजे तक का जो समय है, उस 11 से 12 बजे के समय को अपन क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। इस बैठक की यदि बात करें, तो आप याद रखना, यहां वो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है मित्रों, 9 दिसंबर 1946 के दिन, इस बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया। विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कई पुस्तकों में इसको 211 लिख रहा है, कई पुस्तकों में 208 लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको ओरिजिनल जानकारी है वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। आप ध्यान रखना, 207 सदस्यों ने इसमें विशेष रूप से भाग लिया। इसी बैठक में मुस्लिम एक व्यक्ति थे आपके जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी जी की यदि बात करें, तो जेबी कृपलानी जी ने एक प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा में जो बैठक होगी, उस बैठक में विशेष रूप से हमें एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, और उस अध्यक्ष को बनाने के लिए सबसे वरिष्ठता का क्रम देखा गया। और सबसे वरिष्ठता के क्रम में जो नाम निकल करके हमारे सामने आया था, वो था आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको या इनका नाम जो प्रस्तावित किया था, वो किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। और आप याद रखना, ये जो वरिष्ठता का या वरीयता का जो क्रम हमारे संविधान में अपनाया हुआ है, ये हमारे संविधान में कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। इसके बाद में आप याद रखना, इस बैठक का केवल इतना ही महत्व था, लेकिन विशेष रूप से एक कहावत यहाँ पर प्रचलन है। आपको मैंने नाम बताया था चर्चिल जी का। तो चर्चिल जी जो थे, उन्होंने यहाँ पर एक कहानी कही थी, और एक कहावत इस रूप में कहा था
कि इसका बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने जब इसका बहिष्कार किया था तो ऐसा बताते हैं कि चर्चिल ने यह कहा था कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा था कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। आप याद रखना, विंस्टन चर्चिल जी जो हुए थे, विंस्टन चर्चिल जी ने कहा था इस बैठक के बारे में कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन जो है वो दुल्हन ही क्या है, गायब है। तो आप याद रखना विशेष रूप से कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही 207 सदस्यों ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। आप इस चीज को ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनावों में तो भाग लिया है लेकिन बैठकों में भाग नहीं लिया था। इसके बाद इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनके नाम का जो प्रस्ताव किया था, इनके नाम का प्रस्ताव किसने किया था? जेबी कृपलानी ने। ठीक है। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और संविधान सभा की ये जो दूसरी बैठक हुई है, इस दूसरी बैठक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है क्योंकि इसमें हमें संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे और स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप याद रखना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे और एक मित्रों आप याद रखना उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और एच.सी. मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे उनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को इसमें उपाध्यक्ष चुना गया। तो आप याद रखना पहला प्रश्न बनेगा स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, दूसरा प्रश्न बनेगा और दूसरा प्रश्न आपको याद रखना होगा कि दूसरा क्वेश्चन था उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो उपाध्यक्ष था एच.सी. मुखर्जी। और एक आप ये ध्यान रखना संवैधानिक सलाहकार और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वी.एन. राव, विनेवल नरसिम्हा राव। वी.एन. राव जी जो थे इसमें संवैधानिक सलाहकार बनाए गए और संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव था श्री आयंगर। आप विशेष रूप से याद रखना कि संविधान सभा के सचिव किसे बनाए गए थे? आयंगर जी को बनाया गया। तो आप याद रखना 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था वी.एन. राव और सचिव जो संविधान सभा के बनाए गए वो कौन थे? श्री आयंगर। तो इस प्रकार से 2 बैठकें आपने पढ़ी। इसके बाद तीसरी जो बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को होती है और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई है उस बैठक में पंडित नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए हैं। जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो जो आपको प्रस्तावना का मैंने डाला था उसमें वो सारी चीजें बता दी थी, मैंने एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा। यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। पंडित नेहरू जी जो हैं वो अपने उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के सामने पेश करते हैं और उन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था और उन उद्देश्य प्रस्तावों को ही भारतीय संविधान की क्या कहा गया था? प्रस्तावना। अब डायरेक्ट मैं आपको आगे बता रहा हूं, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 ये दिन भारतीय संविधान के निर्माण में अंतिम दिन था और आप याद रखना मित्रों भारतीय संविधान का जो निर्माण कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ होता है, ये इस समय अवधि के दौरान अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संपूर्ण होता है। तो आप याद रखना कि भारतीय संविधान को बनने में बहुत नॉर्मल प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और कितना समय लगा? 18 दिन।
लगभग इसमें 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। हालांकि खर्चे वगैरह वो आपसे नहीं पूछता है, फिर भी आप लोग इस चीज को याद रखना विशेष रूप से, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पुट अप कर दे। और एक चीज आप ये ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा की निर्माण के लिए अंतिम बैठक थी। और इस बैठक की यदि बात करें तो आप याद रखना, इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकार, स्वीकार, आत्मा अर्पित, पारित, या वो आपको दे सकता है अधिनियमित किया गया था। अर्थात भारतीय जो संविधान था, उस भारतीय संविधान का निर्माण कार्य जो हुआ था, वो निर्माण कार्य कब पूरा हो जाता है? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ, इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद, 394 तो था ही, 394 के अलावा 15 अनुच्छेद और शामिल किए गए। और इस प्रकार से इस दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया जाता है। और इसी कारण प्रस्तावना के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि क्या मानते हैं? 26 नवंबर 1949। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण जो लागू हुआ था, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1900 कितने को? 50 को। आप याद रखना, आंशिक रूप से यदि पूछता है तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और यदि वो पूर्ण रूप से पूछता है तो 26 जनवरी 1900 कितना होगा? 50 होगा। इस बैठक का एक महत्व और है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, तो इस 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मना रहे थे। लेकिन आपको पता होगा, वर्ष 2015 से हम 26 नवंबर को अब क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। कौन सा दिवस है? संविधान दिवस। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, 26 नवंबर के दिन हम मूल रूप से जो मनाते हैं वो संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस पहले विधि दिवस था। और आपको पता होगा भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1900 कितने को? 49 के दिन इसको लागू किया गया। फिर इसके बाद में आप आगे और देखिए थोड़ा सा, एक बैठक हुई थी विशेष। और विशेष बैठक जो थी मित्रों, वो थी 24 जनवरी को। और 24 जनवरी 1950 की ये जो बैठक थी, इस 24 जनवरी 1950 की बैठक का महत्व क्या था? इसका महत्व ये था कि ये बैठक जो बुलाई गई थी, ये बैठक बुलाई गई थी हस्ताक्षर हेतु। और हस्ताक्षर करने के लिए इसमें जो सदस्य उपस्थित हुए वो कितने थे? 284। कितने सदस्य हुआ करते थे? 284। 284 जो सदस्य थे, इन 284 सदस्यों की यदि बात करें तो इनमें से महिलाएं जो थी वो महिलाएं शामिल हुई थी। प्रतियां 3 हैं। उन प्रतियों की यदि बात करें तो उनपे 9 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। 24 जनवरी का और महत्व क्या है? जन गण मन। और जन गण मन की यदि बात करें तो जन गण मन को हमारा राष्ट्र गान घोषित किया गया। और आपने पढ़ा होगा हमारा वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो था, इसको घोषित किया गया था क्या? राष्ट्रीय गीत। और आप एक चीज और ध्यान रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, वो भी किस दिन चुना गया था? 24 जनवरी 1950। तो आप ध्यान रखना, हस्ताक्षर के लिए बैठक हुई थी। ये बैठक अगर पूछे तो कौन सी थी? 166वीं। और अधिवेशन कौन सा था? ये 12वां। कितने सदस्यों ने भाग लिया है? 284। महिलाएं कितनी थी आपके? 9। सबसे पहले हस्ताक्षर जो मान्य है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे वो यदि पूछता है कि संविधान सभा की जो मूल प्रतियां थी, उन संविधान सभा की मूल प्रतियों पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और मित्रों, सबसे
अंत में हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और आपसे एक चीज ध्यान रखना है, संविधान की जो मूल प्रतियां थी, उन मूल प्रतियों की यदि अगर बात करें तो उन मूल प्रतियों में 3 प्रतियां विशेष रूप से याद रखनी है आपको। हालांकि भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में 251 पेज हैं। कितने हैं? 251। 1,17,389 ये मूल संविधान जो अंग्रेजी में लिखा गया था, इस मूल संविधान में क्या है? शब्द हैं। और एक मित्रों आप ध्यान रखना, इसको अंग्रेजी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में भी पूछा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजयेदा। और आप याद रखना कि भारतीय संविधान की मूल प्रति जो इंग्लिश में लिखी है वो प्रेम बिहारी नारायण राजयेदा ने लिखी है। और राजयेदा जो थे, ये अगर पूछें तो कौन से स्कूल से थे? तो शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। इसको मूल रूप से अंग्रेजी में जो लिखा था, इसकी हस्तलिखित जो अंग्रेजी की मूल कॉपी है, उसको 6 महीने में इन्होंने लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से इनका क्या माना गया है? संबंध माना गया है। और ये क्वेश्चन आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान को हिंदी में सुलेखन या हिंदी में लिखने वाला कौन था? तो ये था कृष्ण कांत वैद। कृष्णकांत वैद। तो कृष्णकांत वैद जो थे, इन कृष्णकांत वैद के द्वारा हिंदी में लिखा गया है। और बाद में जब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो समिति बनी, उसका नेतृत्व में जो समिति बनी, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर मूल रूप से उसका जो अंग्रेजी में लेखन कार्य था 251 पेजों का, वो 6 महीने में लिख के तैयार किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसमें एक क्वेश्चन आता है सजावट, या फिर कह सके चित्रांकन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारतीय संविधान जो था, इस भारतीय संविधान का चित्रांकन या सजावट का कार्य किसने किया था? तो आप याद रखना, नंदलाल घोष। नंदलाल घोष के द्वारा इसमें चित्रांकन या सजावट का कार्य किया गया। और नंदलाल घोष भी जो हैं, ये मूल रूप से ये इनका संबंध भी कौन से स्कूल से था? शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से था, जो इलाहाबाद में है। इसके विद्यार्थी हुआ करते थे। हालांकि इनके लान में मोहनलाल घोष भी थे, लेकिन मोहनलाल घोष का इतना महत्वपूर्ण नाम है नहीं। मोहनलाल जो घोष थे, इन मोहनलाल घोष की यदि बात करें तो मोहनलाल घोष भी सजावट में शामिल थे, लेकिन प्रश्न में ज्यादातर ऑप्शन में यही आता है कि चित्रांकन का कार्य किसने किया था? नंदलाल घोष। तो एक बार आप सुन लीजिए, 24 जनवरी 1950 की बैठक 166वीं अधिवेशन 12वां हस्ताक्षर के लिए हुई। 284 सदस्यों ने भाग लिया। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। जनगण मन को इसी दिन राष्ट्रगान घोषित किया गया। वंदे मातरम को इसी दिन राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। भारत का पहला राष्ट्रपति जो था, उन्हें नियुक्त हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी को। पंडित नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए हैं और सबसे अंत में हस्ताक्षर किए हैं राजेंद्र प्रसाद ने। इस प्रकार से ये 2-3 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल हस्तलिखित लिपि है, जो इंग्लिश में है, उनको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण राजदा ने। और इनका संबंध कौन से स्कूल था? शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसका चित्रांकन या सजावट का जो काम किया था, इस चित्रांकन या सजावट का कार्य किया था नंदलाल किसने? घोष। और एक इनके साथ में थे मोहनलाल घोष। इसमें मूल रूप से कितने पेज हैं? 251 शब्द हैं, 1,17,300 कितने? 89। फिर इसके बाद इसकी हिंदी में जो सुलेखन किया है, वो आप याद रखना कृष्णकांत वैद्य ने किया था। किसने किया था? कृष्णकांत वैद्य। और इसके बाद मित्रों केवल एक तारीख आपको और याद रखनी है, और वो आपके है 26 जनवरी 1900 कितनी? 50। और 26 जनवरी 1950 के दिन मूल रूप से भारतीय संविधान की यदि बात करें
तो मूल रूप से इस दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी और सन 1900 कितने को 50 पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इसके पीछे भी कारण था कि भारत में 26 जनवरी से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, 26 जनवरी 1930 से। लेकिन भारत को आजादी मिल गई थी 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के लोगों ने 2 महीने का मतलब 24 जनवरी 1949 में 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था, लेकिन लागू करने में 2 माह का समय और लिया क्योंकि 26 जनवरी को यादगार बनाना था। और इसी कारण 26 जनवरी 1950 के दिन पूर्ण रूपेण भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। और आप एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने केवल एक सामान्य सा परिचय आपको जल्दी से पढ़ाया है। अब आगे की जो डिटेल होंगी उनको भी मैं आपको बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूं। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपके लिए मित्रों, ये मैंने कुछ विद्यार्थी कह रहे थे, उनके लिए सामान्य सी जानकारी आप तक पहुंचाइए क्योंकि अपना मेन उद्देश्य रीट के विद्यार्थियों का है, हालांकि अपने रीट सिलेबस में नहीं है। लेकिन अब अगला जो इसका वीडियो आएगा उसमें संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां बनी थी, उसके अलावा संविधान के ऊपर कुछ वाचन हुए हैं, उसके अलावा अगर देखा जाए तो संविधान के कुछ विशेष व्यक्तियों के बारे में जो संविधान निर्माता थे उनके विशेष अध्ययन के लिए एक वीडियो मैं आपको नेक्स्ट और डालूंगा। तो तब तक के आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप लोग विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और आपको मैं जल्द से जल्द यहाँ पर अगला वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।